बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज इंशाल्लाह हम 7 पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 6 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में भी इंशाल्लाह 5 शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपने टारगेट को ध्यान में रखेंगे कि हमारा टारगेट है कि जब हम फर्स्ट चैप्टर तैयार कर लें तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पूरे के पूरे 12 नंबर ले सकें इंशाल्लाह। अपने नोटबुक्स खोल लें ताकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं वो आप साथ साथ नोट कर लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉस ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड इन इंसेक्ट्स एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट्स के अंदर और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर वाटर के लॉस को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। इन इंसेक्ट्स एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स rectum reabsorb most of the salt and water। इंसेक्ट्स के अंदर और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश्की वाली जगह पे रहते हैं, इसमें आप बर्ड्स भी कह सकते हैं, आप रेप्टाइल्स को भी ले सकते हैं, तो उनमें जो रेक्टम होगा उनका बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्ट है या वाटर है वो रिअब्सॉर्ब कर लेंगे। दस नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज अ सॉलिड एक्सक्रीटा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अलोंग द फीसेस। क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स के अंदर और रेप्टाइल्स में एनस की बजाय क्लोएका होता है और क्लोएका कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी। तो इस तरह से रेक्टम में जितने भी सॉल्ट्स या वाटर हैं उनको रिअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सॉलिड एक्सक्रीटा की शक्ल में रिलीज होंगे अलोंग द फीसेस। This kind of adaptation in excretion is the success of these animals on land with acute shortage of water। उनके अंदर ये जो एबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पानी को रिअब्सॉर्ब कर सकते हैं। इस वजह से पानी की अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी हो जाए तो इस कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का क्या फंक्शन होता है। फंक्शन बताने से पहले आप ये देख लें कि बाइल बेसिकली है क्या चीज़, ये आपने लिखना होगा अपने एग्जाम में। Bile is a greenish yellow secretion or fluid that is made and released by liver and stored in the gallbladder। कि ये greenish yellow कलर की secretion है, ये secretion fluid है जो कि लिवर प्रोड्यूस भी करता है, फिर लिवर से रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाता है। और फर्दर इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें कि इसमें क्या कुछ पाया जाएगा। Bile is a complex fluid containing water, electrolytes, and a battery of organic molecules including bile acid, cholesterol, phospholipids, and bilirubin। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको देख लेते हैं। Bile helps with digestion, कि जब डाइजेशन हो रही होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो उस वक्त बाइल हेल्पफुल होगी। किस तरह से हेल्पफुल होगी। Function of bile is to emulsify the large fat globules into small fat globules so that they can be easily digested। जो लिपिड्स की डाइजेशन होती है या फैट्स की जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है और उसके लिए लिपेजेस मौजूद होते हैं, लेकिन जो कि फैट के ग्लोब्यूल बहुत बड़े साइज के होते हैं, इसलिए जो बाइल है वो पहले उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है और जब उनका साइज कम हो जाता है तो लिपेजेस के लिए आसानी हो जाती है कि वो उनको डाइजेस्ट कर सकें। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपने इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये भी आपने जो एक्सक्रीशन था उसमें पढ़ा होगा और ये कंसंट्रेटेड यूरिन वाला जो टॉपिक था उसमें से ये क्वेश्चन है। चलिए इसको शुरू करते हैं। द काउंटर करंट मल्टीप्लायर और द काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं या इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। It is used to concentrate urine in the kidneys by nephron of human excretory system। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए से हमारे नेफ्रॉन में यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है।
The nephron involved in formation of concentrated urine extend all the way from cortex of the kidney to the medulla and are accompanied by vasa recta. तो इसमें जो नेफ्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के अंदर, ये सिर्फ कॉर्टेक्स तक मौजूद नहीं होंगी बल्कि कॉर्टेक्स से फिर ये नीचे मेडुला तक भी एक्सटेंड कर जाएंगी और इनके इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिनको हम कल पढ़ चुके हैं कि वॉसा रेक्टा कहते हैं। This mechanism causes gradual osmotic outflow from the filtrate back to kidney as it passes downward in the descending loop of Henle। इस मैकेनिज्म के जरिए से जो भी इसमें फिल्ट्रेट के अंदर जो चीज़ें हैं वाटर वगैरह है ऑस्मोटिक आउटफ्लो इसमें से होगा फिल्ट्रेट में से और वो दोबारा से किडनी को मिल जाएगा, वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होंगी उनको मिल जाएगा, जिससे फिर जब वाटर निकल जाएगा फिल्ट्रेट में से तो जो यूरिन होगी वो कंसनट्रेटेड बनेगी। Furthermore, ascending loop of Henle does not allow outflow of water from its filtrate. Instead, actively transports sodium ion into kidney interstitium to sustain its high concentration। इसको आप यहाँ से देख लें, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इसमें आप देखें कि फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है वो इंटरव्यूल में से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और इसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है और लूप ऑफ हेनले का जो है ना ये यहाँ से आप देखें कि ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का और ये यहाँ से फिर असेंडिंग है और फिर असेंडिंग फिर ओपन हो जाएगा इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा होता है ना इसमें से फिल्ट्रेट, तो बाहर चूँकि एनवायरनमेंट ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, पानी बाहर निकलेगा और जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा और जब ये असेंडिंग में पहुंचेगा ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो उस वक्त पानी को यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाता बल्कि जो साल्ट्स होंगे उनको यहाँ पे एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है कि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिसेंडिंग लिम्ब में होगी और एक्टिवली जो सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्टिवली जिसको रीअब्जॉर्ब करवा दिया जाएगा, वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में होगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज हीमोडायलाइसिस एंड पेरिटोनियल डायलाइसिस। डायलाइसिस को सबसे पहले देख लेते हैं कि डायलाइसिस एक टेक्निक है जिसके जरिए से हमारे ब्लड को साफ किया जाता है। आप अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें कि आपके गुर्दे सही फंक्शन कर रहे हैं और गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है जी हमारे खून को साफ करने की। उसमें जो भी वेस्ट चीज़ें होंगी, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको हमारी किडनी में निकालना होता है। लेकिन अगर किडनी ये काम करना छोड़ दे, किडनी फेलियर हो जाए, तो फिर ये काम हमें आर्टिफिशियली मशीन के ज़रिए से करवाना पड़ता है और उसको डायलाइसिस कहते हैं। Dialysis is a way of cleaning your blood when your kidney can no longer do the job. It gets rid of your body's waste, extra salt and water and helps to control your blood pressure. इसके ज़रिए से जो वेस्ट होते हैं बॉडी के उनको भी निकाल दिया जाता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को निकाल दिया जाता है, वाटर को, और इस तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। इसमें दो टाइप्स हैं, एक हीमोडायलाइसिस है और दूसरी पेरिटोनियल डायलाइसिस है। हीमोडायलाइसिस, हीमो का वर्ड हम ब्लड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें नाम से आपको जाहिर है कि ब्लड को क्लीन किया जाएगा। इन हीमोडायलाइसिस ब्लड इज पम्प आउट ऑफ योर बॉडी। इसको चलिए पहले एक डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड को बाहर लिया जाएगा और ये डायलाइजर है, ये मशीन है और इस मशीन में दो पार्ट्स हैं। एक साइड पे जो है वो ब्लड को फ्लो किया जाएगा, दरमियान में एक थिन मेम्ब्रेन होगी और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं डायलाइसिस फ्लूइड को डाला जाता है और फिर अब मेम्ब्रेन में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे ब्लड के अंदर वो डिफ्यूज हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर और फिर इसके बाद जब डायलाइसिस फ्लूइड इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये अलग से टैंक आपको नजर आ रहा है जिसमें यूज्ड जो डायलाइसिस फ्लूइड है वो इकट्ठा होगा और ब्लड जब साफ हो जाएगा तो फिर वो डोनर को वापस कर दिया जाएगा, यानी दोबारा से बॉडी में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इसको अब रीड कर लेते हैं। In hemodialysis, blood is pumped out of your body to an artificial kidney machine
विच कंटेन अ डायलाइजर। एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन है, यानी जो काम किडनी में करना था वो आप आर्टिफिशियली करा रहे हैं, तो उसके अंदर एक डायलाइजर होता है। डायलाइजर हैज टू स्पेसेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। दो पार्ट्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती है। ब्लड पासेस टू वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड डायलाइसिस फ्लूइड फ्रॉम अदर साइड। The waste and excess water pass from the blood through the membrane into dialysing fluid। ये जो भी वेस्ट होंगे ब्लड के अंदर वो गुजर के उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो डायलाइजिंग फ्लूइड में दाखिल हो जाएंगे, और जब ब्लड आपका क्लीन हो जाएगा तो उसको दोबारा से रिटर्न कर दिया जाता है टू द बॉडी। अब स्केच को आप दोबारा से एक दफ़ा देख लें और यकीनन अभी आपको अच्छी तरह समझ आ चुके हैं। इसके बाद दूसरी टाइप है पेरिटोनियल डायलाइसिस, एंड इट वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल except that abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum। इसकी भी पहले हम डायग्राम देख लें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एब्डोमेन को दिखाया गया है, और जहाँ पे आप देखिए कि हमारे पेट के अंदर स्पेस मौजूद होती है जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है, और इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है, जो एक लेयर है, उसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। अच्छा, इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि ये आप देख सकते हैं कि ये डायलाइजेट है या डायलाइसिस फ्लूइड है, और इसको एक कैथेटर के जरिए से पेरिटोनियल कैविटी में दाखिल किया जा रहा है, और जहाँ पे फिर ये मेम्ब्रेन है उसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज वगैरह मौजूद होंगी। आप देख सकते हैं कि ये डायलाइसिस फ्लूइड है, ये मेम्ब्रेन है, और इस साइड पे जो ब्लड होगा, ब्लड के अंदर जो वेस्ट मौजूद होंगे वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाएंगे, और फिर इसके बाद जब यूज्ड जो डायलाइसिस फ्लूइड होगा उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। Peritoneal dialysis work on same principle except that abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum। Peritoneal cavity is filled with dialysis fluid that enter the body through a catheter। इसमें फ्लूइड डाला जाएगा और थ्रू कैथेटर डाला जाएगा। Excess water and waste pass through the peritoneum into dialysis fluid। इस तरीके से ब्लड को साफ कर दिया जाता है। इसको आप एक दफा फिर देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखें जी। Write a short note on kidney transplantation। A kidney transplant is a surgery done to replace a diseased kidney with a healthy kidney from a donor। ये एक सर्जरी का प्रोसीजर होगा जिसमें अगर कोई एक ऐसा शख्स है कि उसका किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और बिल्कुल लास्ट स्टेज है किडनी डिजीज की, तो इस केसेस में उसका सिर्फ यही ट्रीटमेंट हो सकता है कि वो किसी हेल्दी डोनर से एक किडनी ले ले और उसमें वो ट्रांसप्लांट कर दी जाए। A kidney transplant is a surgery done to replace a diseased kidney with a healthy kidney from a donor in high degree of renal failure, also called as uremia or end-stage renal disease। The surgical transplantation of a missing donor kidney is the only option left for एज अ परमानेंट ट्रीटमेंट, कि अब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच गया है जिसे हम यूरेमिया कहते हैं। अब इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट हो सकता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए डिजीज किडनी को किसी हेल्दी किडनी के साथ। आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। इसमें आप देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। इसमें आपने लिखना भी होगा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से, और नेफ्रॉन का स्केच भी बनाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है अकाउंट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवॉर्म। आपकी बुक से मैं आपको बता देती हूँ ये अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसमें अकॉर्डिंगली आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं। ये स्केच भी आप साथ बनाएंगे, और स्केच जब भी बनाया करें तो लेबल साथ जरूर किया करें, क्योंकि लेबल के बगैर स्केच की कोई अहमियत नहीं होती। और अगर आपको कोई की हेल्पर बुक ऐसी मिलती है जिस पर प्रॉपर हेडिंग बनी हुई है और वो आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और नेफ्रॉन वाला जो क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये आपकी बुक में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म अ कप शेप्ड स्वेलिंग कंडोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ से लेके ये वासा रेक्टा तक ये सारे का सारा नेफ्रॉन के हवाले से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से लिखिएगा। और इसमें ये किडनी की डायग्राम आपने नहीं बनानी, बल्कि इसमें जो स्केच आप बनाएंगे वो ये नेक्स्ट पेज पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आप इसमें ये बनाइएगा। तो आज के लेक्चर में एक तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं और साथ ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा।
उम्मीद है आप नोट्स बना रहे हैं और नोट्स बनाते रहें, जो आपको एग्जाम के दिनों में बहुत काम आने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।